मेरे प्यारे बाल मित्रों को शुभ संध्या। पिछले दिन मैं आपको स्थलाकृतियों के बारे में बता रहा था। विभिन्न प्रकार की अपर्दन, अपवाहन और निक्षेपण, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। मैंने उसमें आप लोगों ने उसमें देखा था नदी के कार्य, फिर हिम नदी के कार्य। आज हम आपको बताएंगे पवन के कार्य, पवन के अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। जितने भी अपर्दन के दूत होते हैं सारे के सारे तीन काम करते हैं। अपक्षय माने काट छांट, अपर्दन या अपवाहन या ट्रांसपोर्टेशन माने एक जगह से ढोके दूसरे जगह ले जाना, और तीसरा काम निक्षेपण। हवा भी जहाँ की शैलें ढीली होती हैं, जहाँ रेगिस्तान होता है, बालू की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ ये तीन काम करता है। तेज चलने वाली हवाएं अपने साथ धूल कणों को उड़ा के ले जाती हैं, घसीट के ले जाती हैं। जैसे आप अनुभव किए होंगे, कभी आंधी आई हो और आप मैदान में खड़े हों तो घुटनों से नीचे या कमर से नीचे आप अनुभव करेंगे कि चोट लगती है। मिट्टी के जो मोटे मोटे कण होते हैं, बालू के जो मोटे मोटे कण होते हैं, वो पैरों में आके चोट करते हैं। कुछ ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो कणों का आकार छोटा हो जाता है, माने हवा बहुत मोटे कणों को ऊंचाई तक उठा करके नहीं ले जा पाती है। और जब बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं तो केवल धूल के बारीक बारीक कण हवा में उड़ते रहते हैं। ये हवा में मिल जाते हैं और धुएं की तरह छा जाते हैं, अंधेरा जैसा हो जाता है। लेकिन ये कण उड़ते 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 बहुत दूर निकल जाते हैं और धीरे 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 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चलते और वायुमंडलीय दबाव के चलते जमीन पर आते हैं। इस क्रम में सबसे हम पहले देखेंगे यारडांग। यारदांग या यारडंग। यारदांग का निर्माण रेगिस्तानी क्षेत्रों में वहां होता है जहां कड़ी शैलें और मुलायम शैलें लंबवत अवस्था में पाई जाती हैं। मान लीजिए ये रेगिस्तान है, इसमें कड़ी और मुलायम शैलें लंबवत अवस्था में पाई जा रही हैं। ये मुलायम शैलें हैं और ये कड़ी शैलें हैं। जब हवा तेज चलती है तो बालू के जो कण होते हैं वे घर्षण क्रिया करते हैं।
इसमें कड़ी शैलों का अपर्दन धीमी गति से होता है, मंद गति से होता है, लेकिन मुलायम शैलें बड़ी तेजी से कट जाती हैं। और रेगिस्तानी क्षेत्रों में कुत्ते के दांत जैसी आकृति बनती है, इसीलिए इसका नाम यारडांग, यारदंग या यारदांग होता है। फिर से सुनिए, मरुस्थलीय क्षेत्रों में तेज चलने वाली हवाएं कड़ी शैलों का अपर्दन धीमी गति से करती हैं, जबकि मुलायम शैलें बड़ी तेजी से कट जाती हैं। यदि वहाँ लंबवत कड़ी और मुलायम शैलें पाई जाएं, तो इसका मतलब मुलायम शैलों का अपर्दन हो जाता है, अपर्दित होकर वे मुलायम चट्टानें स्थानांतरित हो जाती हैं और कड़ी चट्टानें कुत्ते के दांत के आकार के रूप में खड़ी रह जाती हैं। इसको यारदांग कहते हैं। दूसरी आकृति इससे मिलती जुलती बनती है, स्तंभ। इससे मिलती जुलती आकृति मुलायम चट्टानों के ऊपर मुलायम चट्टानों के ऊपर जब कड़ी चट्टानें होती हैं तो मुलायम चट्टानें तो अपर्दित होती रहती हैं, लेकिन कड़ी चट्टानें उनके ऊपर टोपी की तरह दिखाई देती हैं। इसको स्तंभ कहते हैं। फिर से देखिए, मुलायम चट्टानों के ऊपर जब कड़ी चट्टानें पाई जाती हैं, नीचे में मुलायम चट्टान, ऊपर में कड़ी चट्टान, हवा आ रही है, रेत के कण उड़ते हुए आ रहे हैं, मुलायम चट्टान को काटते हुए उड़ा के लेते जा रहे हैं, और ऊपर में जो कड़ी चट्टान है वो टोपी की तरह दिखाई देती है। इसे स्तंभ कहा जाता है। तीसरी आकृति बनती है जीवगेन। ये भी पवन अपर्दन की क्रिया के द्वारा ही संभव होती है। जब रेगिस्तानों में कड़ी चट्टानें और मुलायम चट्टानें क्षैतिज अवस्था में पाई जाती है, माने एक तो कड़ी चट्टान सोई हुई है, उसके बगल में मुलायम चट्टान सोई है, उसके बगल में फिर कड़ी चट्टान सोई हुई है। मान लो ये कड़ी चट्टान है, ये मुलायम चट्टान है, ये कड़ी चट्टान है, हवा की गति इधर से है, तो ये कड़ी चट्टानें बहुत मामूली कटती हैं, जबकि मुलायम चट्टान धीरे 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 कटते हुए हटती चली जाती है। और दो कड़ी चट्टानों के बीच में नाली नुमा आकार बन जाती है। फिर से देखिए, रेगिस्तानों में
जब कड़ी और मुलायम शैलें क्षैतिज अवस्था में पाई जाती हैं तो कड़ी चट्टानों का अपर्दन नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है, लेकिन बीच वाली मुलायम चट्टान कट करके स्थानांतरित हो जाती है, हट जाती है अपनी जगह से। तो दोनों चट्टानों के बीच में नाली नुमा आकृति बन जाती है, नाली के तरह से, जिसे जीवगेन कहते हैं। चौथा नंबर है छत्रक शिला, या इसको नक्षत्रक शैल कहते हैं। इसको गारा भी कहा जाता है। तथा इसे गोबर छत्ता भी कह लेते हैं। छत्रक शैल, नक्षत्रक शैल, गारा या गोबर छत्ता। ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में भी जहाँ कूड़ा उड़ा ज़्यादा फेंका जाता है, बरसात के दिनों में आप देखेंगे छोटे छोटे छाते की तरह से इतने बड़े बड़े मशरूम टाइप पौधे उगते हैं, जिसको ग्रामीण भाषा में छाता कहते हैं या गोबर छत्ता कहते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में इसी तरह की आकृतियां बन जाती हैं। मान लो पवन के मार्ग में कोई बड़ी चट्टान आ जाती है, तो तेज चलने वाली हवाएं, उनके साथ जो अपर्दन के औजार होते हैं, माने बालू के मोटे मोटे कण, महीन कण, सब घर्षण करके उस चट्टान को काटते रहते हैं। तो चट्टान का जो नीचे वाला हिस्सा है वो कटता है ज़्यादा, क्योंकि उसमें बालू के मोटे मोटे कण कार्यरत होते हैं। ऊपरी हिस्सा बहुत कम कटता है, अपर्दन उसका कम होता है, इसलिए कि उसमें ऊपर वाले हिस्से में बालू के मीडियम कण या छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जो अपर्दन धीमी गति से करते हैं। इसलिए नीचे का आकार, चट्टान के नीचे का आकार पतला हो जाता है और ऊपर का आकार पेड़ की तरह होता है। इसको छत्रक शिला, नक्षत्रक शैल, गारा या गोबर छत्ता कहते हैं। अगला नंबर हम लोग देखेंगे बालू का स्तूप। स्तूप माने होता है टीला। स्तूप माने टीला। रेगिस्तानों में हवा चल रही है, रेत के कण उड़ रहे हैं, जमीन पर दौड़ते हुए चल रहे हैं और कहीं कहीं टीले के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। तो रेगिस्तानों में बहुत सारे टीले दिखाई देते हैं, यहाँ वहाँ यत्र तत्र
टीले ही टीले नजर आते हैं। इनको बालू का स्तूप कहते हैं। फिर से देखिए, रेगिस्तानों में दौड़कर चलने वाले, जमीन के ऊपर दौड़ते हुए उड़ करके चलने वाले रेत के कण जत्र तत्र इकट्ठा होकर टीले का आकार बना देते हैं। छोटे छोटे टीले, बड़े बड़े टीले, इनको बालू का स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट नंबर देखेंगे हम लोग, खड्ड। हवा तेज चलती है तो चक्रवात जैसा कभी कभी स्थिति पैदा हो जाती है, माने हवा गोल गोल घूमने लगती है। तो जिस स्थान पर हवा गोल गोल घूमती है वहां से रेत के कणों को ऊपर उठा लेती है। फिर जब दूसरी बार आंधी आती है, हवा तेज आती है, तो उसमें से थोड़ा सा और बालू उठा लेती है। इस तरह से बालू उठते 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 बहुत गहरा गड्ढा बन जाता है, तालाब की तरह से गड्ढा बन जाता है। और ये तब रुकता है गड्ढे बनने का कार्यक्रम जब नीचे से जल आ जाता है, पानी आ जाता है उसमें। तो फिर पानी को तो हवा नहीं उठा पाती है, इसलिए झील का रूप ले लेता है, वहाँ झील बन जाती है। फिर से सुनिए, इसको खड्ड कहा जाता है या मरुस्थलीय झील कहते हैं। रेगिस्तानों में चलने वाली तेज हवाएं कभी कभी चक्रवातों सा रूप ले लेती हैं और वो किसी स्थान से बहुत अधिक मात्रा में बालू को ऊपर उठा लेती हैं। इस तरह से धीरे धीरे उठता उठता बालू बहुत बड़े गड्ढे का आकार ले लेता है, तालाब जैसा आकार ले लेता है, नीचे से उसमें पानी आ जाता है। इसे झील कहते हैं, खड्ड कहते हैं, या ये झील बन जाती है। खारे पानी की झील होती है, नमक की झील बन जाती है, नमकीन झील। नेक्स्ट नंबर, सीप। आप जब रेगिस्तानों में जाएंगे, रेगिस्तान को छोड़िए, गंगा नदी में जाएंगे, सोन नदी में जाएंगे, जहाँ उसके तलहटी में रेत ज़्यादा पाई जाती है, तो आप देखेंगे जैसे हम लोग के मुंह में दांत के पीछे नहीं लहरदार हिस्सा होता है, ये मुर्धा जिसको कह लेते हैं। इसी तरह की, अब रेगिस्तान है, बड़ा है, तो ये मुर्धा जैसे लहरदार होता है, ऐसी लहरदार आकृतियाँ बड़े पैमाने पर बनती हैं और लंबी लंबी तलवार की आकृति की बन जाती हैं। इसी को सीप कहते हैं। फिर से सुनिए, रेगिस्तानों में तेज चलने वाली हवाएं कहीं से बालू को उठाती हैं, कहीं जमा करती हैं, कहीं उठाती हैं, कहीं जमा करती हैं। इस क्रम में मुंह के अंदर जैसे मुर्धा में लहरदार बना हुआ होता है, ठीक उसी तरह से लहरदार आकृति बनती है। और चूँकि रेगिस्तान में जो बनती है बहुत लंबी लंबी आकृति बन जाती है, तलवार की तरह, इसको सीप कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे, बरखान। या
नवचंद्राकार टीला। बरखान या नवचंद्राकार टीला, ये देखिए ये बालू जमा है, बालू का टीला है। रेगिस्तानों में तेज चलने वाली हवाओं के मार्ग में जब कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो दौड़कर चलने वाले ये जो मोटे मोटे कण होते हैं, ये मोटे मोटे कण जमा होना शुरू हो जाते हैं। हवा की जो दिशा होती है उस दिशा की तरफ इनका ढाल धीमा होता है। तथा विपरीत दिशा में इनका ढाल धीरे धीरे खड़ा होता जाता है। अब जैसे मान लो यहाँ जमा हो रहा है इतना चौड़ा, तो ऊपर से जो आ रहा है वो तो नीचे गिर रहा है बालू का कण, लेकिन बगल से आगे बढ़ता रहता है। बगल से ये जो कण आगे बढ़ता है तो इस तरह की आकृति बन जाती है। इसी आकृति को बरखान या नवचंद्राकार टीला कहते हैं। एक बार इसको फिर से समझिए। रेगिस्तानी क्षेत्रों में तेज चलने वाली हवाओं के मार्ग में जब कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जैसे कोई झाड़ी वाड़ी आ गई, तो हवा के साथ दौड़कर चलने वाले रेत के कण उस स्थान पर जाकर रुकना शुरू हो जाते हैं। तो हवा की जो अनुकूल दिशा होती है, जिधर से हवा आती है उधर ढाल धीमा रहता है और क्रमशः इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, क्रमशः ऊंचाई बढ़ती जाती है। और ऊंचाई पर से जो विपरीत ढाल होता है, हवा के विपरीत वाला ढाल, वो खड़ा हो जाता है, एकदम खड़ा ढाल हो जाता है। और किनारे, दोनों किनारों से रेत के कण आगे बढ़ते रहते हैं। ऊपर से फिर रेत गिरते रहती है और किनारे से रेत आगे बढ़ते रहती है। तो ये टीले जो होते हैं, बरखान जो होता है, स्थानांतरित होता रहता है। एक जगह बरखान बन गया तो वो आगे बढ़ते जाता है। इसी के चलते रेगिस्तानी क्षेत्रों के किनारे किनारे आजकल सरकारें झाड़ियाँ लगवा रही हैं, पेड़ लगवा रही हैं, क्योंकि ये बरखान आगे बढ़ते बढ़ते कभी ऐसा भी रूप धारण कर सकते हैं कि सामने आने वाले गांव को, सामने आने वाले शहर को अपने में समाहित कर ले। फिर लास्ट में देखिए, लोएस मैदान। इन रेत के कणों से मैदान भी बनते हैं। जल के द्वारा ढोकर जो लाए हुए मलबे से मैदान बनता है, उसको जलोढ़ मैदान कहते हैं। हिम के द्वारा ढोकर लाए गए मलबे से उबड़ खाबड़ जो मैदान बनता है, कार्स्ट मैदान,
उसे हिम जलोढ़ मैदान कहते हैं। और हवा के द्वारा जमा किए हुए मलबे से जिस मैदान का निर्माण होता है उसे जलोढ़ मैदान कहते हैं। रेगिस्तानों में जो धूल उड़ती है, मैंने कहा कि मोटे कण नीचे ही रह जाते हैं, मध्यम आकार के कण बीच में चलते हैं, और जो बहुत बारीक कण होते हैं बहुत ऊंचाई पर उड़ जाते हैं। गोबी के मरुस्थल से जो धूल उड़ती है सीधे जाती है चीन में, और वहाँ एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण करती है। वो धूल के कण धीरे 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 जमा होते रहते हैं, जमा होते होते परत के रूप में जमा होते होते एक मैदान बनाते हैं जिसको लोएस मैदान कहते हैं। इसकी मिट्टी पीली होती है, और चूंकि इसमें मिट्टी और बालू दोनों के महीन कण होते हैं, इसलिए ये मैदान बहुत उपजाऊ होता है, लोएस मैदान। मेरे प्रिय मित्रों, मैंने जो विषय वस्तु आपको दी, यदि वो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और विषय वस्तु को अपने तक ही सीमित नहीं रखें, बल्कि उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।